तो कहानी की शुरुआत में हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है, जहां सारी दुनिया तबाह हो चुकी थी और एक जगह बची थी जिसका नाम था ग्रीन प्लेस ऑफ डार्क हेवन। जहां हम देखते हैं कि अशे ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं, फल पौधे पानी सारी चीज़ें मौजूद हैं। वहां इलाके में आग घुसे हैं। फिरोज़ा बड़ी चालाकी से एक बाइकर की पाइप काट देती है। जब दूसरे बाइकर का पाइप काटने लगती है तो पकड़ी जाती है। भागने में कामयाब नहीं हो पाती और बाइकर उसे रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। जब वो बाइकर उसे पकड़ ले, फिरोज़ा की मोम उस मरे हुए बाइकर की बाइक से सारा फ्यूल और चीज़ें निकाल लेती हैं। उसके बाद अपनी बाइक को सही करने के बाद दोबारा से बाइकर के पीछे लग जाती हैं। लेकिन इसी दौरान फिरोज़ा बड़ी चालाकी से उस बाइक का पेट्रोल काट देती है, जिसकी वजह से बाइकर अभी थोड़ी ही दूर जाते हैं कि एक बाइकर का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, जिस पर दोनों बाइकर आपस में लड़ पड़ते हैं और फिरोज़ा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाती और बाइकर उसको पकड़ कर वापस अपनी बाइक में बांध लेते हैं। यहाँ पर दो बाइकर्स बचे थे जो फिरोज़ा को अपने कैंप की तरफ लेकर जा रहे थे। अभी वो अपने कैंप के पास पहुँचे ही होते हैं कि फिरोज़ा की मोम एक और बाइकर को अपनी गोली से शूट करके मार देती है और एक बाइकर बचा तो जो सक्सेसफुली फिरोज़ा को अपने कैंप ले जा चुका था। यहाँ पर वो अपने कैंप पहुँचे ही थे कि उसने बता दिया कि उसे एक ग्रीन प्लेस का मिला है जहाँ से वो इस लड़की को लेकर आया है। लेकिन फिरोज़ा बड़ी चालाकी से उस लड़के को भी मार देती हैं। अब एक फिरोज़ा ही बची थी जो ग्रीन प्लेस का रास्ता जानती थी। फिरोज़ा ने उस ग्रीन प्लेस के लोकेशन का ठान लिया था कि किसी को भी नहीं बताएगी। यहाँ पर उसको लीडर के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ लीडर उसको बहुत प्यार से रखने का मशवरा देता है और उनको कहता है कि इसके साथ कोई भी जुल्म ज़्यादती ना की जाए। रात हो गई होती है और फिरोज़ा की मोम भेद बदल कर कैंप में जाती हैं। जिस कैंप में फिरोज़ा नहीं मिलती उस कैंप के सारे लोगों को मार देती हैं। आखिरकार वो उस कैंप में पहुंच जाती हैं जहां फिरोज़ा होती है। अभी वो कैंप में पहुंची ही होती हैं कि एक लड़की होती है वहां पर जो फिरोज़ा की देखभाल कर रही होती है। वो फिरोज़ा को कहती हैं कि वो लड़की फिरोज़ा की मोम को कहती है कि प्लीज़ मुझे ना मारो, मैं भी तुम्हारी तरह एक बंदी हूँ। जिस पर फिरोज़ा की मोम को रहम आ जाता है और वो उसको छोड़कर फिरोज़ा को बाइक पर लेकर जा रही होती हैं कि पीछे से वो लड़की बड़ी चालाकी से अलार्म बजा देती है और सारे बाइकर्स बाहर आ जाते हैं। इसके बाद फिरोज़ा की मोम पर आग के गोले से हमला किया जाता है, जिससे उनका सूट जल जाता है और फिरोज़ा की मोम उस सूट को उतार कर दोबारा से बाइक तेज़ी से भगाना शुरू कर देती हैं। फिरोज़ा की मोम पीछे देखती हैं तो सारे बाइकर लगातार उसके पीछे आ रहे होते हैं। वो ख़तरे का अंदाज़ा लगा लेती हैं और फिरोज़ा को कहती हैं कि तुम अकेले ग्रीन प्लेस जाओ और उन्हें एक बीज देती हैं कि इस बीज को जाकर उगा देना ग्रीन प्लेस में जाकर। फिरोज़ा की मोम उन बाइकर्स का मुकाबला नहीं कर पाती और बाइकर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और एक दस्त के साथ बांध देते हैं। अभी बाइकर उसको दस्त के साथ बांधते ही हैं कि वो बाइकर के फिरोज़ा भी पकड़ी जाती है और वो बाइकर बड़े बेरहमी से फिरोज़ा की मोम को मार देते हैं फिरोज़ा के सामने। इसके बाद फिरोज़ा को उन बाइकर जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे वो सब देखने के लिए मजबूर किया जाता है जो बाइकर्स के लिए एंटरटेनमेंट होता है। बाइकर का लीडर उसे अपनी बेटी का टेडी बियर भी देता है जिसे फिरोज़ा गिरा देती है, जिसे देखकर बाइकर के लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो फिरोज़ा को ले जाने का कहता है। जहां पर फिरोज़ा को बंद किया होता है वो एक केज होता है जिसके अंदर एक बूढ़े से आदमी को भी बंद किया होता है। बूढ़ा आदमी से मशवरा देता है कि तुम मेरे से पढ़ाई लिखाई सीख लो ताकि तुम हमारे लीडर के लिए काम का बंदा बन जाओगी। लेकिन फिरोज़ा बचपन ही से बहुत ज़िद्दी होती है। फिरोज़ा उसकी बात नहीं सुनती, उसको कोई जवाब नहीं देती। वक्त गुजरता गया और एक दिन फिरोज़ा और उसके सारे लीडर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रेड स्मोक दिखाई दिया। इसे देखकर बाइकर के लीडर ने फिरोज़ा बाइक को मोड़ने का मशवरा दिया और सारे लोग उस रेड स्मोक की तरफ अपनी बाइकें दौड़ा दी। आगे जाकर उन्हें एक वार बॉय मिलता है जो उन्हें वहाँ के कैसल तक ले जाता है। कैसल पे पहुँचने के बाद इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर इमोर्टल जॉय की हुकूमत थी और उसके पास पानी था जिससे वो खाना उगाकर अपने सोल्जर्स को दिया करता था। उसने अपने सोल्जर्स को ऐसा ट्रेन किया हुआ था कि वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते थे। यहाँ पे बाइकर्स जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी वो उन्हें कोऑपरेट करने को कहते हैं, लेकिन वो इमोर्टल जॉय नहीं मानता, जिस पर वो कहते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ जंग कर लेंगे। जिस पर इमोर्टल जॉय जवाब देते हुए कहता है कि चाहे तुम जितने मर्जी ताकतवर हो, मेरी फ़ौज के सामने तुम कुछ भी नहीं। और वो डेमो के लिए एक अपने फ़ौजी को मरने का हुक्म देता है और वो उनके सामने मर जाता है। अभी उसकी बात ख़त्म ही हुई होती है कि इमोर्टल जॉय की आर्मी उन पर बमबारी करनी शुरू कर देती है। उसको चेनों और उनके बाइकर्स को वो लटकी हुई चेनों से उठा लेते हैं।
इसके बाद बाइकर के बाद कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो वापस घर चले जाएं। बाइकर भाग ही रहे होते हैं कि बाइकर का लीडर देखता है कि फिरोज़ा अपने केज से निकलकर एक गड्ढे में गिर गई है और वो बाइकर का लीडर अपनी जान पर खेलकर फिरोज़ा को गड्ढे से निकालता है और सारे निकल जाते हैं। अभी वो आगे थोड़ा सा गए होते हैं कि उन्हें रास्ते में एक और शहर नज़र आता है जिसका नाम था गास्टाउन। यहाँ पर इमोर्टल जोई के लिए ऑयल तैयार किया जाता था जिससे उसकी वेपन्स वगैरह चलती थी। अब बाइकर्स का लीडर ये चाहता है कि वो इस किले पर कब्ज़ा कर ले, लेकिन इस किले की भी सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। उसने एक प्लान बनाया होता है कि अब मैं अपने बाइकर्स को इमोर्टल जोई की आर्मी की तरह कर दूंगा ताकि वो गैस टाउन में एंट्री मिल सके। वो गैस टाउन की एंट्री के लिए जाता है लेकिन वहाँ का लीडर उसे अंदर आने नहीं देता, जिस पर वो अपने सोल्जर्स को मार देता है, ये यकीन दिलाने के लिए कि अब वो उसने इमोर्टल जोई की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया है और अब वो उस इलाके को राज कर रहा है और उसके सारे सिपाही इसके ग़ुलाम हैं। ये देखते हुए वो दरवाज़ा खोल लेते हैं और वो गैस टाउन पर कब्ज़ा कर लेता है और एग्जाम्पल के तौर पर वो गैस टाउन के लीडर की फिंगर काट कर इमोर्टल जोई को भेजता है। इमोर्टल जोई ये फिंगर देख कर समझ जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता बाइकर्स के लीडर के पास पावर आ रही है। अब वो उसके साथ मीटिंग प्लान करते हैं जिसमें बाइकर का लीडर उसके भाई को पकड़ कर ले आता है जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है। उसके काफ़ी तक बॉडी के फंक्शन मशीन से परफॉर्म हो रहे थे। वो उसको पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उसके बाद उसको मार देता है। बाइकर के लीडर को चाहिए एक आता खाली ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरतें चाहिए थी जो वो इमोर्टल जोई से मांग रहा था। अब इमोर्टल जोई ये इसको सप्लाई देने पर रज़ामंद हो जाते हैं। यहाँ पर जब बाइकर का लीडर बात कर रहा था तो इमोर्टल जोई की नज़र फिरोज़ा की बेटी पर थी। वो इमोर्टल जोई को कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें गैस टाउन का लीडर बना सकता हूँ कि तुम मुझे अपनी बेटी दे दो और साथ में एक बाइकर। जिस पर फिरोज़ा कहती है मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, इन्होंने मेरी मोम को मार दिया है और मुझे किडनैप कर लिया है। ये सुनकर डिमेंटस को गुस्सा आ गया और वो फिरोज़ा के हाथ से अपनी बेटी का टॉय ले लेता है और उसे इमोर्टल जोई के हवाले कर चला जाता है। अब फिरोज़ा को एक ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ इमोर्टल जोई की बहुत सारी बीवियाँ रहती थी। अब फिरोज़ा भी उनकी बीवियों की तरह इमोर्टल जोई के साथ रहने वाली थी। यहाँ पर बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको फिर इमोर्टल जोई ने सिर्फ इसलिए रखा होता है कि वो उसके लिए बच्चे पैदा करें, क्योंकि फिरोज़ा उसके बहुत सारे बच्चे थे लेकिन वो सारे बच्चे बहुत अनहेल्दी थे जिनको वो हुकूमत नहीं संभालने दे सकता था। फिर फिरोज़ा देखती है कि उसके एक बेटी होती है इमोर्टल जोई की और इमोर्टल जोई उस बेटी को ज़िंदा दफनाने को कहता है क्योंकि वो बेटे चाहता है और वो भी एक हेल्दी बेटा जो उसकी हुकूमत संभाल सके। यहाँ पर फिरोज़ा कोई ना कोई तरकीब लगा कर बाहर आ जाती है और सिटाडेल में उसको फिरोज़ा को काम मिल जाता है और फिरोज़ा काम करना शुरू कर देती है। फिरोज़ा ने क्योंकि अपने सारे बाल काट लिए होते हैं इसलिए अब वो लड़का बन जाती है और लड़का समझकर सिटाडेल वाले उसे काम दे देते हैं। फिरोज़ा बचपन से ही खेलने कूदने में बहुत माहिर थी, इसलिए उसको काम भी चेन लगाने का दिया गया था जो मशीनों में लगानी होती थी। फिरोज़ा वो काम बहुत बखूबी करना आ गई थी। अब हम देखते हैं वक्त गुजरता गया और फिरोज़ा 15 साल बाद काफ़ी बड़ी हो चुकी है और सिटाडेल वालों को अभी तक पता नहीं लगा कि वो एक लड़की है। सारे उसको लड़के की तरह ट्रीट करते हैं। फिरोज़ा ने वो सारी नीड पूरी की जिसकी वजह से वो एक लॉयल डिमेंटस का आदमी बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया और डिमेंटस उन्हें एक काम देता है कि तुमने एक ऐसी ड्रिल बनानी है जो हर चीज़ को तोड़ सके और वो उसे बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो उसकी टेस्ट ड्राइव करने के लिए निकलते हैं कि आगे से डिमेंटस के सिपाही उस पर हमला कर देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जिसमें उसमें एक मेजर फॉल्ट आ जाता है। फिरोज़ा बड़ी हिम्मत दिखाकर उसको फॉल्ट को सही करने निकलती है कि नीचे से एक बंदा बॉम्ब फिट कर देता है जो वो बॉम्ब डिफ़ॉल्ट करती है। अभी डिमेंटस का एक सिपाही आगे आ जाता है ट्रक के और ट्रक को एक बहुत ज़ोर से झटका लगता है जिससे फिरोज़ा के सर की हेड उड़ जाती है और पता लगता है कि फिरोज़ा एक लड़की है। लेकिन जैक जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो ट्रक नहीं रोकता और लगातार ट्रक को चलाई रखता है। यहाँ पर जैक और फिरोज़ा बहुत बहादुरी से काम करते हैं और फिर बाद बड़ी हिम्मत दिखाकर
जैक के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और उसको कहती है कि तुम मेरा बता दोगे और तुम्हें बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दोगे, इस वजह से मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। यहाँ पर जैक उस लड़की को समझाता है कि तुम एक अच्छी वॉरियर हो और हमें काम दिया गया है इस ट्रक को संभालने का, हमें एक टीम मेंबर बनकर वो काम करना चाहिए। जिस पर फ्रियोसा मान जाती है और वो डिमेंटर के पास जाते हैं फूड की सप्लाई लेकर, जहाँ डिमेंटर का पता लगता है कि डिमेंटर के पास वो ऑयल की सप्लाई ख़त्म हो गई है और वो अपने रिसोर्सेज वगैरह मांग रहा है कि हमें खाने पीने के लिए सारा सामान दिया जाए। वो कहता है कि मेरी इमोर्टल जो है से एक बार बात करा दो, जिस पर वो रजामंद नहीं होते और वो सारा फूड चोरी करने लग जाते हैं जो इमोर्टल जो है ने भेजा था। इस पर फ्रियोसा बड़ी बहादुरी से ट्रक भगा देती है और अपना फूड काफ़ी हद तक बचा लेती है और जो उसके रास्ते में आते हैं उन सबको कुचल देती है। फिर आगे फ्रियोसा को एक तीर लगा होता है जिसको जैक निकालता है और उसको स्टिचेस वगैरह लगा कर सही कर देता है। बातों बातों में जैक फ्रियोसा से पूछता है कि तुम्हारे माता पिता की कैसे डेथ हुई। वो बताती है कि ये बाइकर्स मेरी माँ को मार दिया और मुझे यहाँ पर दे गए। बातों बातों में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है और वो उसे ग्रीन प्लेस के बारे में बताती है और वो पी सीट भी दिखाती है जो उसकी मोम ने उसे दिया था। यहाँ पर जैक उस फ्रियोसा से वादा करता है कि वो तुम्हें ग्रीन प्लेस पहुँचा देगा। यहाँ पर उसे इमोर्टल जो है का मैसेज मिलता है कि इमोर्टल जो है ग्रीन प्लेस गैस टाउन जा रहा है और वो अपनी फ़ौज को कहता है कि तैयार रहो, तुमने हमारे पीछे आना है। अभी वो एक ट्रक लेकर आगे गए ही थे गैस टाउन में जंग शुरू हो गई और जैक ने हवा में ग्रीन स्मोक छोड़ा, जिसका मतलब था कि वो अपने वार बॉयज़ को जंग के लिए बुला रहा था। ये देखकर फ्रियोसा बहुत नाराज़ हो गई और वो अकेले गाड़ी चला ली। यहाँ पर फ्रियोसा को जैक का ख्याल आता है और वो वापस मुड़ जाती है और जैक के साथ जंग लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर जैक गैस टाउन की बहुत तबाही मचा देता है और सारी मशीनें तोड़ ही रहा होता है कि उसका ट्रक एक गड्ढे में गिरने वाला होता है और वो भी खुद गड्ढे में गिरने वाला होता है कि फ्रियोसा उसे बचा लेती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे ट्रक में बैठ कर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लोगों का इरादा था कि ये भाग कर ग्रीन प्लेस निकल जाएंगे, लेकिन रिमेंटस का ट्रक इनके पीछे पीछे था। फ्रियोसा जब पीछे मुड़कर देखती है तो रिमेंटस का ट्रक इनके बिल्कुल साथ जुड़ा होता है। फ्रियोसा हाथ बाहर निकाल कर गन से फायर कर रही होती है कि फ्रियोसा का हाथ इन दोनों हाथों के बीच में आ जाता है, इन दोनों ट्रक्स के बीच में आ जाता है और ये वही हाथ था जिसमें फ्रियोसा ने ग्रीन प्लेस जाने तक का नक्शा बनाया हुआ था। यहाँ पर जैक और फ्रियोसा को रिमेंटस पकड़ लेता है और जैक को बाइक के बीच में बांध कर गोल गोल घुमाने लग जाता है और फ्रियोसा को उस हाथ से बांध देता है जिस हाथ पर मैप का नक्शा ग्रीनलैंड का नक्शा बना हुआ था। और फ्रियोसा अपना हाथ छुड़वा कर भाग चुकी थी। जब वो रिमेंटस अपने ट्रक से फ्रियोसा का पीछा करने लगता है तो पता लगता है कि फ्रियोसा ने उस ट्रक का टायर भी निकाल दिया है। फ्रियोसा जिस बाइक पर होती है वो थोड़ा सा ही आगे जाती है कि उस बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और फ्रियोसा को अपने आगे का सफ़र पैदल करना पड़ता है। यहाँ पर सिटाडेल का एक वॉर बॉय फ्रियोसा को बचा लेता है। फ्रियोसा का ट्रीटमेंट होता है। जैसे ही फ्रियोसा होश में आती है वो इमोर्टल जो है से मिलने का कहती है। जैसे ही इमोर्टल जो है से मिलती है वो इमोर्टल जो है को बताती है कि गैस टाउन में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और वो सिटाडेल पर हमला करने आ रहे हैं, जिस पर इमोर्टल जो है गैस टाउन के करीब पहुंचता है तो रिमेंटस अपनी फौज को हमला करने का कहता है। यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के बीच में जंग हो जाती है जो हफ्तों तक चलती है। यहाँ पर दोनों जंग बहुत अच्छी तरह चल रही थी कि यहाँ पर फ्रियोसा जो सिटाडेल में थी उसने एक अपना आर्म बनाया और दोबारा से जंग की तरफ चली गई। जंग चलती रही और रिमेंटस के सारे फौजी मारे गए। रिमेंटस और कुछ फौजी उसके साथ भाग रहे थे कि फ्रियोसा गाड़ी अपनी सही करती है और उनके पीछे लग जाती है और एक एक कर सारे फौजियों को दफना देती है रेत में अपनी गाड़ी से हिट करते हुए। उसने एक एक करके सारे फौजियों को मार दिया, लेकिन उस रिमेंटस अभी तक उसको नज़र नहीं आया। उसने दूर से देखा तो एक बाइकर भाग रहा था जिसका नाम था रिमेंटस। फ्रियोसा ने उसका पीछा किया और बहुत ही जल्द वो रिमेंटस के पास पहुंच चुकी थी। फ्रियोसा रिमेंटस को बहुत टॉर्चर करती है क्योंकि वो उसको याद दिलाना चाहती है कि वो कौन है और उसने किसको मारा था। जब उसको होश आया तो उसने याद दिलाया कि मैं वही लड़की हूँ जिसको तुम 15 साल पहले किडनैप कर लाए थे। जब रिमेंटस को याद नहीं आया तो उसने उसके
चेन से बंधा हुआ टेडी बेयर को निकाला और उसे फेंक दिया, हाथ से गिराया। तब उसको याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसकी माँ को मैंने मारा था। यहाँ पर डिमेंटस फ्रियोसा को कहता है कि तुम अगर मुझे छोड़ दो तो हम दोनों मिलकर यहाँ पर हुकूमत करेंगे। जिस पर फ्रियोसा ने जो टेडी बेयर पकड़ा होता है उसे गिरा देती है और पहले डिमेंटस को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। लोग समझते हैं कि उस फ्रियोसा ने डिमेंटस को मार दिया, लेकिन फ्रियोसा ने डिमेंटस को मारा नहीं बल्कि उसको ज़िंदा दफन कर दिया। फ्रियोसा ने उसको ज़िंदा दफन कर दिया और उसके ऊपर लगा दिया एक पीच ट्री ने उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जज़ब करके एक बहुत बड़ा पीच ट्री बन गया और उस पर एक